तो आइए तीसरे चैप्टर के एक एक प्रश्न को हम क्लियर करते हैं, और जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई होगी आज प्रश्नों के माध्यम से उसको दूर कर लेंगे। लेकिन हम फिर बता रहे हैं दोस्तों कि आज हम तीसरा चैप्टर को खत्म कर लेंगे, लेकिन पहले और दूसरे चैप्टर के प्रश्न आपको याद हो गया कि नहीं हो गया है? ईमानदारी पूर्वक बोलिएगा दोस्तों, नौकरी आपको करना है। और केमिस्ट्री को आप जमा करके याद नहीं कर सकते। आप केमिस्ट्री को जमा करके याद करिएगा, आपको उबाऊपन आ जाएगा। इसीलिए हम तो कहते हैं कि जीएस में किसी भी चैप्टर के प्रश्न को आप जमा मत करिए कि एक साथ याद करेंगे। रणनीति यही अपनाइए कि जो भी चैप्टर समाप्त हो गया है, जो भी चैप्टर समाप्त हो गया है, उस चैप्टर के प्रश्न ना सिर्फ आपको याद हो जाए बल्कि इस तरह से याद हो जाए कि उसका उत्तर आपके होंठ पर आ जाए, होंठ पर। तो आइए दोस्तों तीसरे नंबर चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन भी जुड़ गए हैं अभिजीत कुमार, सत्येंद्र कुमार, चांदनी कुमारी, अंशु कुमारी। तो आइए देखते हैं जितने भी कुमार कुमारी हैं सब एक साथ प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परमाणु होगा? यहां पर परमाणु का मौलिक कण है। तो परमाणु के तीन ही मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर? तो पहला का आंसर डी। परमाणु के कितने मौलिक कण है? तीन मौलिक कण है। तीन मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नेक्स्ट पर आते। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और ये एनडीए में पूछा गया सवाल है। एनडीए या सीडीएस के प्रश्नों को देखिएगा तो वो इसी तरह कथन निष्कर्ष देकर प्रश्नों को पूछते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो प्रश्न किसी भी तरह से पूछेगा आपसे बनेगा। आइए कथन को पढ़ते हैं। तत्व के परमाणु तीन मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बने होते हैं। बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन तत्वों में अपवाद है जिसके परमाणु में दो ही मौलिक कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है दोस्तों? 118 तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है। 118 तत्व में एकमात्र तत्व हाइड्रोजन है जिनमें न्यूट्रॉन पाया ही। हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होते हैं और उसमें एक ही कक्षा होते हैं के, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं रहते। अन्य 117 जो तत्व है उन सभी तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। यानी हाइड्रोजन के परमाणु केवल दो ही मूल कण से बने हुए हैं, वो है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। आगे बढ़े। सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, उसके बाद प्रोटॉन का खोज हुआ, और सबसे अंत में न्यूट्रॉन का खोज हुआ। सबसे अंत में न्यूट्रॉन का खोज हुआ। अगला प्रश्न, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया, अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुआ? जे। और ये 9th क्लास एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है ना। आगे बढ़े। इलेक्ट्रॉन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इलेक्ट्रॉन के संबंध में कौन सा एक सही? इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। विभिन्न तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 12 है, सिलिकॉन में 14 है। जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन तत्व में होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। सही है। तो इसका मतलब गलत कौन है? डी। अब गलत होना ही पड़ेगा इसको। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 ग्राम होता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुना 10 के पावर माइनस 28 ग्राम होता है। ठीक है ना। तो डी नंबर क्या है? गलत है। डी नंबर क्या है? गलत है। वेरी गुड अभिजीत कुमार। रफ्तार नाम है, रफ्तार। आगे बढ़े।
इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किसने किया? R.A. मिल्कन ने। और R.A. मिल्कन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण एक खास प्रकार के एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया था, जिसका नाम क्या था? तेल बूंद प्रयोग। तेल बूंद प्रयोग। तेल बूंद प्रयोग। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश सबसे पहले तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर धनात्मक आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होते हैं। ऋणात्मक आवेश -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। 10 के पावर -19 कूलम। क्लियर? नेक्स्ट, कैथोड किरण के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो कैथोड किरणों के बारे में बताए थे दोस्तों। जे जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, वास्तव में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किस रूप में किया था? कैथोड किरणें के रूप में ही किया था। यानी जे थॉमसन ने जो कैथोड रे को खोजा था, बाद में पता चला कि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से ही बने होते हैं। तो कैथोड रे वास्तव में इलेक्ट्रॉन की धारा है। कैथोड रे वास्तव में इलेक्ट्रॉन की धारा है। तो आइए पढ़ते हैं। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन नामक छोटे ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। बिल्कुल सही है। कैथोड किरणें में आवेश और द्रव्यमान दोनों ही विद्यमान होते हैं। बिल्कुल। कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में चलती है। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब गलत कौन है? डी। विद्युत या चुंबक, अच्छा एक मिनट। कैथोड किरणें के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना? तो हमको लगता है ABC सही है तीनों। इसमें जो है ना, यहां पर मिस्टेक है, असत्य। और असत्य कौन है? डी। असत्य डी है। तो थोड़ा सुधार करिएगा। 8 नंबर के प्रश्न में सत्य के जगह असत्य पूछिएगा। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से यह किरणें विचलित नहीं होती है। बिल्कुल विचलित होती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भी आवेशित कण होगा, चाहे वो धनात्मक आवेश वाला हो, चाहे वो आवेशित किरणें निश्चित ही विद्युत क्षेत्र में भी प्रभावित होगी और चुंबकीय क्षेत्र में भी। कोई भी आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में जाएगा तो थोड़ा अपने मार्ग से विचलित होगा ही होगा। कोई भी आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र से गुजर रहेगा थोड़ा तो थोड़ा विचलित होगा ही होगा। ऐसे कण जो आवेशित नहीं होते हैं वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विचलित, जैसे गामा रे, एक्स रे या जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग पर कोई आवेश नहीं होते। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग जब विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से गुजरते हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित। लेकिन कैथोड किरणें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से बनी किरणें हैं, आवेशित किरणें हैं, और आवेशित किरणें निश्चित ही विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में जब गुजरेगी तो प्रभावित होगी ही होगी। आगे बढ़े तो क्वेश्चन में सुधार लिए हैं सब। राजीव रंजन, अमरेश कुमार, चंदन कुमार, सुमन यदुवंशी, सारे के सारे लोग क्वेश्चन में सुधार कर लिए हैं। सत्य के जगह क्या होगा? असत्य होगा। अब क्लास जो नहीं आया होगा, ऑनलाइन भी नहीं कर रहा, वो धरफराएगा क्वेश्चन में। धरफराएगा कि नहीं धरफराएगा? तो थोड़ा बहुत होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। 9 नंबर बताइएगा दोस्तों। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। बिल्कुल सही है। एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती है। सही है। दोनों कथन क्या है? एनोड अथवा कैनाल किरणें का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और गोल्डस्टीन ने जब एनोड या कैनाल किरणें का खोज किया तो बाद में पता चला कि एनोड और कैनाल किरणें ही वास्तव में क्या है? प्रोटॉन है। ध्यान रखिएगा, एनोड को ही कैनाल कहते हैं। एनोड और कैनाल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कैनाल क्यों कहते हैं इसका भी हम जिक्र किए थे। एनोड किरणें डायरेक्ट एक छिद्र के भीतर प्रवेश कर जाती है, यानी कैनाल के भीतर चले जाती है, इसलिए एनोड को हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट, निम्नलिखित मौलिक कणों में किसका द्रव्यमान सबसे कम है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि इसके द्रव्यमान को नगण्य मानकर चलते।
इसके धर्मान को नगण्य मानकर चलते हैं। क्लियर? बहुत लगता है, तैयारी लगता है बहुत ज्यादा है, फटाफट जवाब आ रहा है। वेरी गुड। इसी तरह जुनून बरकरार रखिए, ठीक है ना? नहीं होता है कि बहुत होता है कि पढ़ रहे हैं, पढ़ तो पूरा मार्केट पढ़ रहा है कि ना? पढ़ना इस तरह पढ़ेगा कि अगल बगल हरकंप मच जाए कि कोई पढ़ रहा है, ठीक है ना? हल्ला मत। परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन धसे होते। ये किसका कथन है? जे थॉमसन का जो तरबूज मॉडल था, वही तरबूज मॉडल का जिक्र किया गया। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। जे थॉमसन के बात बिल्कुल आगे चलकर क्या हो गया? गलत हो गया। आगे बढ़े। परमाणु संरचना मॉडल, हल्ला मत करिए, ठीक है ना? परमाणु संरचना मॉडल पहले रदरफोर्ड और उसके बाद नील्स बोर ने दिया। नेक्स्ट, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो 3 बातों को देखा था। अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए धातु की पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। बिल्कुल सही कथन है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते हैं, यह भी सही है। बहुत ही कम अल्फा कण धातु के पन्नी से टकरा कर अपने मार्ग पर वापस आते हैं। इनमें से सभी 3 घटना देखा था, तीनों घटना एबीसी में दे दिया है, ठीक है ना? परमाणु का नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें न्यूक्लियस यानी नाभिक का बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसको प्रसिद्धि इस कारण से मिली थी कि पहली बार परमाणु की नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने ही किया। इसलिए रदरफोर्ड को अपने परमाणु संरचना मॉडल से ज्यादा इस बात की प्रसिद्धि मिली कि उन्होंने परमाणु के नाभिक का खोज किया। और यही कारण है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को नाभिकीय मॉडल कहा जाने लगा। निम्नलिखित में किसने परमाणु संरचना जानने हेतु, लगता है हमको पता है, ठीक है? आइए, शुरू में आसान क्वेश्चन, वैसे पढ़ लिए तो हर आसान चीज है। निम्नलिखित में किसने परमाणु संरचना जानने हेतु रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा निकले अल्फा कणों का, ये तो रदरफोर्ड, अब हमको भी नहीं पढ़ा जाता है। रदरफोर्ड ऑनलाइन वाले सब एकदम धमाक जवाब दे रहा है। नेक्स्ट, नाभिक का खोज है रदरफोर्ड ने किया है। देखिएगा, यही सब क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन भी परीक्षा में बहुत गलती होता है, ठीक है ना? अक्सर जो है ना हल्का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत गड़बड़, आपको गलत हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न आए ना तो सेकेंड ठहरिए कि ऑप्शन सी ही लगा, ठीक है? नहीं तो एग्जाम सब का जो सेटर है, क्वेश्चन सेट करने वाले, आगे में चैडविक की जगह ये दे देगा ठीक है ना? अगर ए में दे दिया रदर ऑक्स और आप पूरी तरह से बेहोश होकर मार रहे हैं तो रदर देखकर, बहुत होता है एग्जाम एकदम सेटिंग करता है, जान रहा है कि इसका रदरफोर्ड होगा। ऑप्शन ए में एकदम रदर ऑक्स जिसका नाम कोई है नहीं, सेट कर दिया। अब व्यक्ति अगर ध्यान से नहीं पढ़ा, रदरफोर्ड की जगह रदर ऑक्स आ जाएगा। आप देखे होंगे जब परीक्षा, जैसे कोई पूरा टैलेंटेड लड़का जो फुल तैयारी किया है, परीक्षा देकर आएगा फुल खुश रहेगा, कितना 88, हला समझिए ना, शुरू में कितना 88 बनाया है, घर के अंदर जाएगा 82, अब फिर फोन पर दोस्त सबसे बात करेगा तो आ जाएगा 78। अच्छा, दुकान पर दूसरे दिन जाएगा, क्वेश्चन आउट हो गया है, ठीक है? क्वेश्चन आउट हो गया तो नंबर धीरे धीरे घटते जाते। क्यों? वो भारी क्वेश्चन एक भी गलत नहीं करता है, ऐसे ऐसे हल्का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जीएस में जब भी हल्का क्वेश्चन मिले ना, 5 सेकंड ठहर जाइए कि सही मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? अल्फा कणों की सहायता से। कौन सा कण आवेशहीन अथवा उदासीन? तो इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित, न्यूट्रॉन अनावेशित कण है। न्यूट्रॉन अनावेशित कण है। प्रोटॉन पर आवेश डैश के आवेश के बराबर है, इलेक्ट्रॉन। आवेश का परिमाण बराबर है, प्रकृति अलग अलग है। यानी कि प्रोटॉन पर उतना ही आवेश का परिमाण है जितना किस पर है, लेकिन दोनों के आवेश की प्रकृति अलग है। समझे कि नहीं समझे? प्रोटॉन पर आवेश का मान कूलम में जितना है उतना ही कूलम में आवेश का मान किस पर है, इलेक्ट्रॉन पर है। बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आवेश की प्रकृति अलग है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पर प्लस। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान डैश के द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना? 1 mu। न्यूट्रॉन का 1 mu से कुछ ज्यादा होता है। अगर यह प्रश्न पूछ दे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन भारी है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में भारी है। इसी को गलत करिए, क्योंकि ये और ये सब पूर्णतः सही है, लेकिन ये प्रोटॉन देखिए यहां खोजकर्ता के बारे में नहीं पूछ रहा है। खोजकर्ता के बारे में पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है। सही सम्मिलित नहीं है, तो ए, सी और डी बिल्कुल सही सम्मिलित है। प्रोटॉन से भी रदरफोर्ड जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? गोल्डस्टीन माने जाते हैं। हालांकि गोल्डस्टीन एनोड किरणों की पहचान की थी, किसकी? अब बाद में एनोड किरणें ही प्रोटॉन है इसका पता लग गया। चूंकि एनोड के खोजकर्ता गोल्डस्टीन थे, इसलिए प्रोटॉन के भी खोजकर्ता कौन माने गए? गोल्डस्टीन माने गए। लेकिन गोल्डस्टीन वास्तव में वो प्रोटॉन के बारे में नहीं बताए थे। वो किसके बारे में बताए थे? एनोड रे के बारे में बताए थे। लेकिन आगे चलकर यह व्याख्या हुई ये एनोड किरणें ही वास्तव में क्या है? प्रोटॉन है। परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, बिल्कुल सही है। परमाणु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इसलिए वो उदासीन होता है। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, सही है। नाभिक में प्रोटॉन होने के कारण नाभिक धनावेशित होते हैं, जबकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होने के कारण वो। परमाणु संरचना के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं, सही है। परमाणु के सभी मूल कण परमाणु में समान संख्या में उपस्थित होते हैं, गलत है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही समान संख्या में उपस्थित रहते हैं, न्यूट्रॉन नहीं। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक होता है, बराबर भी होता है, अधिक भी होता है। तो ये जो कथन करा कि परमाणु के सभी मूल कण परमाणु में समान संख्या में उपस्थित होते हैं, यह पूर्णतः सही। परमाणु संख्या 20 के ऊपर जाइएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से क्या होने लगता है? ज्यादा होने लगता है। 20 तक बराबर होता है, लेकिन 20 के बाद क्या होने लगता है? ज्यादा होने लगता है। तो यह कथन परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या समान होती है, सही है। तो गलत कौन है? गलत चुनना है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? एंडरसन। और ये अस्थायी कण है, यानी पॉजिट्रॉन जब परमाणु में उत्पन्न होते हैं तो वो हमेशा के लिए परमाणु में कुछ सेकंड के 1000वें भाग से भी कम समय के लिए उत्पन्न होते हैं और तुरंत ही इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये अस्थायी कण है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए प्रतिकण क्या है? प्रतिकण का मतलब एंटी पार्टिकल। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, यानी एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन का। ऐसा क्यों? तो जितना पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान है उतना ही किसका है, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन दोनों का आवेश एक दूसरे के विपरीत होता है। पॉजिट्रॉन धनात्मक आवेश वाला और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाला। द्रव्यमान समान होना जबकि आवेश विपरीत होना, यही कारण है कि पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल या प्रतिकण कहा जाता। हाँ, न्यूट्रॉन नहीं पाए। जैसा दूसरे नंबर सवाल में हम चेक कर लिए थे कि हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन धन आवेशित कण कौन है? हो
लगता है मुर्गा ला के रखा है। अरे हल्ला 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 मत करिए। आइए, कक्षा का ऊर्जा स्तर नाभिक के दूर जाने पर देखिए सबसे ज्यादा कम ऊर्जा के से, एल से, एम से। तो ज्यों ज्यों हम नाभिक से दूर जाते जाएंगे कक्षा का ऊर्जा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और यह नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल बताता है। यह जानकारी किसने दिया था? नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल दिया था। नाभिक से ज्यों ज्यों हम दूर जाते जाएंगे कक्षा की ऊर्जा बढ़ते जाएगी, यानी सबसे कम ऊर्जा के की और बाह्यतम कक्षा की ऊर्जा सबसे। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूद सकता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा, अब देखिए एल के सामने में के आंतरिक कक्षा हो गया, एम के सामने में एल और के आंतरिक कक्षा हो गया, एन के सामने में एम भी आंतरिक कक्षा, एल भी आंतरिक कक्षा और के भी। तो आंतरिक कक्षा का कॉन्सेप्ट आप समझे कि नहीं समझे? ठीक है, एल के सामने आंतरिक कक्षा कौन है? वहीं एम के सामने आंतरिक कक्षा के और एल दोनों है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। बिल्कुल सही है। मान लीजिए कि के से इलेक्ट्रॉन एल में जाएगा तो एल की ऊर्जा ज्यादा ना है और के की ऊर्जा कम है। तो के का इलेक्ट्रॉन अगर एल में जाकर सेटल होना चाहता है तो इसको ऊर्जा प्राप्त करना पड़ेगा ताकि वह एल के ऊर्जा के बराबर हो सके। तो जब आंतरिक कक्षा से उच्च कक्षा जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्यों? तो उसको अधिक ऊर्जा वाला में जाकर एडजस्ट होना है। वही उच्च कक्षा से निम्न कक्षा आएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करेगा? त्याग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण, और उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन। और ऐसा क्यों करेगा? एडजस्ट होने के लिए। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तीनों कथन क्या है? कि किस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम? एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस होता है? रिक्वेस्ट, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ठीक है, समझे? 32 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वृत्तीय पथों में चक्कर लगाते उसे रदरफोर्ड ने ऑर्बिट कहा था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते नील्स बोर ने उसे सेल कहा था। बिल्कुल। और वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? यानी रदरफोर्ड जो ऑर्बिट कहा था अब उसका इस्तेमाल नहीं होता था, रदरफोर्ड तक सीमित है। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक रहती है। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार उसकी ऊर्जा में कभी कमी, और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है तो ऊर्जा में कमी होगी ही नहीं, तो ऊर्जा सदा क्या बनी रहेगी? धनात्मक बनी रहेगी। तृतीय कक्षा में 18, 3 × 9 दूनी 18, सही है। तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 × 3 का स्क्वायर यानी कितना? 18, सही है। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 ही होगा। बिल्कुल सही है। बाहरी कक्षा कोई क्यों ना हो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? लेकिन अगर बाहरी कक्षा कौन हो तो अधिकतम कितना होगा? 2 ही होगा। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम में केवल एक कक्षा होता है के, और चूंकि एक कक्षा ही है हाइड्रोजन और हीलियम में तो एक कक्षा होगा तो के होगा, तो के ही बाहरी कक्षा हो जाता है। लेकिन के में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम का अंतिम कक्षा पहली कक्षा ही होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही होगा। तो दोनों कथन क्या है? सही है। हाँ, ये तो बताए के से एल, एल से ज्यादा एम, एम से ज्यादा एन। किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 32? एन में एम, के एल एम एन, 4 × 16 दूनी 32, सही है। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है, और न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन प्लस। आप जानते हैं ना कि परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहने के कारण
इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और न्यूक्लियॉन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने का कार्य कौन करता है? मेसॉन करता है। मेसॉन का खोज करता कौन? युकावा। एक युकावा का एक थ्योरी ही है, युकावा पाई मेसॉन थ्योरी। आप 11th क्लास में अगर केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे इनके थ्योरी को। अच्छा, नोट में थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा थ्योरी वाला सेक्शन में हम चाहेंगे कि उसको आप सही कर ले। पेज नंबर 39 में आइए, 39 में, पेज नंबर 39 में आए। अब पेज नंबर 39 में आइएगा तो सबसे ऊपर में देखिए जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। तो जिंक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को काट दीजिए, वो सही नहीं है जी। हाँ, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2n है। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर कलम चला दीजिएगा, वो सही। और एक अफबाऊ सिद्धांत में देखिए 1s 2s 2pn हो, तो देखिए ये सिंबल गड़बड़ है। हर जगह केवल ये वाला सिंबल होगा, हर जगह केवल ये वाला सिंबल होगा, ठीक है ना। अफबाऊ का आप पेज नंबर 38 के ऊपर में देखिएगा, एक पॉइंट है पेज नंबर 38 का, पहला दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट पर आइए। चौथा पॉइंट में देख रहे हैं अफबाऊ सिद्धांत के आधार पर सबसेल का ऊर्जा स्तर निम्नांकित क्रम में होते हैं। ये क्रम देख रहे हैं, तो इस क्रम में शुरुआत में मिस्टेक में ये वाला सिंबल आ गया है, हर जगह ये सिंबल होगा, हर जगह। सही कर लिए, हर जगह यही सिंबल होगा। चलिए, सुमन, यदुवंशी, सत्येंद्र कुमार, रोशन कुमार, ऑनलाइन वाले दोस्तों सब सही कर लिए हैं। आ जाए आप प्रश्नों पर, आइए आप प्रश्नों पर आइए। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल से निम्न में कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो दो बात की जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि एक, परमाणु अस्थायी क्यों है, और दूसरा कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो दोनों, ए तथा बी। निम्नलिखित में कौन सा मूल कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत परंतु द्रव्यमान समान होता है? तो न्यूट्रॉनो। निम्नलिखित में कौन सा मूल कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत किंतु द्रव्यमान समान होता है? ये पॉजिट्रॉन होगा, सॉरी, ये पॉजिट्रॉन होगा, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन आवेश एक दूसरे के, यही कारण है कि पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या? परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या का संबंध किससे है? यौगिक और मिश्रण का कोई परमाणु संख्या नहीं होता, इसका संबंध तत्वों से है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। नेक्स्ट, किसी तत्व का परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A, तो न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z। द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और Z बराबर प्रोटॉन होगा, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन। तो आपको हम बताए थे कि परमाणु संख्या में परमाणु संख्या घटा लेंगे तो किसकी संख्या निकलेगा? 44 का बी। ये क्या हो रहा है? परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही नहीं है? पर ये किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु संख्या कही जाती है, बिल्कुल सही है। तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। तत्व की परमाणु संख्या केवल उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में बराबर होता है, न कि आयन में, यह भी सही है। तो इसका मतलब कौन गलत है? तत्व का परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित हो जाते, बिल्कुल गलत है। परमाणु संख्या किसी तत्व का परिवर्तित हो ही नहीं सकता है। जब तत्व नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन में भाग लेगा
तब उसका परमाणु संख्या बदल सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से बदलेगा कब? जब नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में बात, पीछे वाले बात कर रहे हैं। एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 23 है, तो द्रव्यमान संख्या 23 है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन कितना है? 12। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, तो कितना? प्रोटॉन की संख्या 11, इसलिए परमाणु संख्या 11। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, प्रोटॉन की भी संख्या 8 है, परमाणु संख्या, क्योंकि परमाणु संख्या केवल प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर है और प्रोटॉन की संख्या 8 है, परमाणु संख्या भी 8 होगा। ऊपर में द्रव्यमान यहां 235 होगा, यहां क्या होगा? 235। अब प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कितना? तो परमाणु संख्या 92 है, तो प्रोटॉन की भी संख्या 92। नीचे में परमाणु संख्या, ऊपर में द्रव्यमान संख्या, क्या कोई दिक्कत? परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A में एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर और प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या होगी? Z होगी। समझे कि नहीं समझे? परमाणु की द्रव्यमान संख्या परमाणु के परमाणु द्रव्यमान भी प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। जितना द्रव्यमान संख्या होता है उतना ही परमाणु द्रव्यमान होता है, इस बात को हम समझे थे। परमाणु का परमाणु द्रव्यमान का आंकिक रूप से उसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। दोनों का अंतर क्या है? यानी अगर सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 है, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो एक तत्व का द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान का आंकिक मान बराबर होता है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, प्रोटॉन की संख्या 8, तो उस पर आवेश कितना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर 8 है, तो इलेक्ट्रॉन -8, प्रोटॉन +8 बराबर। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर, तो वो उदासीन होते हैं, और उदासीन अवस्था में आवेश कितना? 0। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन तो परमाणु संख्या के बराबर, परमाणु संख्या 13, अब प्रोटॉन 13 तो इलेक्ट्रॉन भी 13। नेक्स्ट, रेडियम के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो 88 होगा, और न्यूट्रॉन के लिए ऊपर में से नीचे को क्या कर लेंगे? सी होगा। कहिए दोस्तों, कोई दिक्कत है? ऊपर में द्रव्यमान संख्या, यानी ऊपर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है और नीचे में प्रोटॉन की संख्या है, तो ऊपर वाले में से नीचे को घटा लीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन पूछता तो इलेक्ट्रॉन कितना होता? 88। इलेक्ट्रॉन कितना होता? 88 होता। इलेक्ट्रॉन कितना? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23 है, तो उसकी परमाणु संख्या 11। देखिए, अगर परमाणु द्रव्यमान 23 है, अगर परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो द्रव्यमान संख्या भी कितना होगा? 23। द्रव्यमान संख्या भी, अब उसका परमाणु संख्या 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाले तो 23 - 11 यानी 12। जितना परमाणु द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब परमाणु संख्या 11 है, तो प्रोटॉन 11 होगा, न्यूट्रॉन 12 होगा। यह क्या हो गया है? अच्छा, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? कोई दिक्कत? जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी 2 2 4 2 2 4। चलिए, पूजा कुमार या अभिजीत कुमार, सत्येंद्र कुमार, सबका आंसर धक्का धक्का रहा है। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन 20, द्रव्यमान संख्या 39, द्रव्यमान संख्या 39 होगा। न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर में से नीचे को क्या करेंगे? तो 238 में 29, अरे यार 29 नहीं होगा, यहाँ 92 होगा। यूरेनियम का 92 होता है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ क्या होगा? 92। यूरेनियम का परमाणु संख्या, ये यूरेनियम है,
यूरेनियम का द्रव्यमान संख्या 238, परमाणु संख्या सुधार करिएगा, और न्यूट्रॉन की संख्या 238 माइनस 92, 6 और 13 से हो गया 4, 146। थोड़ा सुधार करिएगा। निम्नलिखित में 20 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण, 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन तो केवल इस सीटों में होगा। क्या यही आंसर है? घटा लीजिए तो न्यूट्रॉन सही है ना? अरे 1 मिनट लगता है, कोई ना होगा। अरे 1 मिनट, 18 इलेक्ट्रॉन तब होगा जब 18 प्रोटॉन होगा। 18 प्रोटॉन केवल किसमें है? लेकिन इसमें 18, 10 28, 10 38 होना चाहिए। इसको 38 कर दीजिए, 38 कर दीजिए। वैसे अगर देखिएगा ना, कोई भी आंसर इसका नहीं हो सकता। तो ऑर्गन को 33 की जगह क्या कर लीजिए, तब इसमें 20 न्यूट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि ये सल्फर हो ही नहीं सकता है, रेडियम हो ही नहीं सकता है। रेडियम है तो रेडियम, तो ये पोटेशियम होगा यहां पर। 60 नंबर क्वेश्चन कैंसिल कर दीजिए। 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या का, परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या का 2 गुना बराबर होता है। 60 नंबर का प्रश्न में भारी मिस्टेक है दोस्तों ऑनलाइन वाले, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। परमाणु द्रव्यमान का मान द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर, तो कथन 2 क्या है, लेकिन कथन 1 क्या है, गलत है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 mu है। अगर हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 mu है, तो इसका मतलब कि हीलियम का द्रव्यमान संख्या कितना है, 4। उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितना है, तो 4 में से 2 की क्या, कितना, 2। परमाणु द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या के बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? नोट में बहुत प्रॉब्लम है, नहीं बहुत प्रॉब्लम कैसे, एक आध प्रॉब्लम है तो बहुत प्रॉब्लम है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान कोई आवेश नहीं होता, किंतु प्रचक्रण होता है? ये किसमें होता है, न्यूट्रिनो में होता है। और न्यूट्रिनो भी अस्थायी कण है, न्यूट्रिनो भी क्या है, अस्थायी कण, यानी सदा के लिए ये परमाणु के भीतर नहीं रहते हैं, सदा के लिए परमाणु के भीतर नहीं रहते हैं। न्यूट्रॉनों का खोज करता पाउली, पाउली, हाँ जी पाउली है, नाम गड़बड़ लग रहा है, हास्य नहीं, साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट का नाम होशो आवाज में लेना है, क्योंकि वो पूरा जिंदगी खपाया है आपको यह जानकारी देने में। 65, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक भी होता है, दशमलव में भी होता है, भिन्न भी हो सकता है, तो यह भी सही है, लेकिन कह रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त है, तो हम आगे पढ़ेंगे। एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं, बिल्कुल सही है। एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उन सब के परमाणु भार क्या होगा, जैसे सोडियम का जितना भी परमाणु है सबका परमाणु भार 23 mu होगा, तो सबसे उपयुक्त यही लग रहा है अभी, ये पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। COD को भी पढ़ लेते हैं कि एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। यहां पर थोड़ा परमाणु भार 2 बार लिखा गया है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग द्रव्यमान संख्या होता है। कौन होता है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है, बिल्कुल नहीं, लगभग समान ही होते हैं दोनों। तो सबसे उपयुक्त कथन कौन है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से क्या होता है, अधिक होता है। परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। होगा कि नहीं होगा, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन और, लेकिन परमाणु क्रमांक बराबर केवल, तो द्रव्यमान संख्या सदा परमाणु क्रमांक से बड़े न होगा। नेक्स्ट, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्या कहते हैं, और द्रव्यमान क्षति का संबंध रेडियो एक्टिव एलिमेंट से है, किससे है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है? बिल्कुल नहीं। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न, किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तत्व का सभी परमाणुओं का द्रव्यमान संख्या समान ही होगा। किसी तत्व के कौन सा एक सही नहीं है? यही सही नहीं है। 68 का सही। 1 मिनट। करण निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला कथन ही तो सही नहीं है ना? बी नंबर, किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। नहीं, ये भी क्या है? गलत है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। किसी तत्व के सभी परमाणु, यहां पर नहीं को काटिए, काटिए तो नहीं को। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या सदैव समान होती है, यह भी गलत है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नहीं को काट दिए। देखिए, ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, सही कौन है? सी। तो इसीलिए उपयुक्त नहीं है। नहीं को काट दीजिए ना, तब परफेक्ट क्वेश्चन बनेगा और उत्तर क्या निकलेगा? इसको सही करिए। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल और केवल क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। केवल और केवल क्या होते हैं? किसी तत्व का सार्वधिक मौलिक अभिलक्षण कौन सा है? सार्वधिक मौलिक अभिलक्षण कौन है? परमाणु क्रमांक। सबसे मौलिक अभिलक्षण परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट, तत्वों की प्रकृति किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? अब तत्व की प्रकृति कहने का मतलब कि तत्व धातु है कि अधातु है, यह पहचान किससे होगा? वास्तव में परमाणु क्रमांक द्वारा हम लिख सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम पता कर सकते हैं क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और वास्तव में सही जानकारी कौन देगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो एक तत्व की प्रकृति किससे ज्ञात होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? ये भी ऑप्शन में नहीं है, तब क्या होगा? और इसीलिए आंसर यहां पर क्या हो रहा है? सबसे बेहतर आंसर, उससे कम बेहतर, और ऑप्शन के अनुसार यहां पर आंसर क्या होगा? क्लियर है ना? अब मान लीजिए ये भी ऑप्शन में रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता, तब हम क्या देते? संयोजी इलेक्ट्रॉन देते। अच्छा, ये है इलेक्ट्रॉन, तब यहां पर इसका आंसर दोस्तों क्या होगा जानते हैं? तब यहां पर इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। तत्वों की प्रकृति को सबसे अच्छा कौन बताता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में नहीं है, तब आंसर क्या होगा? ये भी ऑप्शन में नहीं है, तब आंसर क्या होगा? तो यहां पर चूंकि डी है तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो, ये भी नहीं रहेगा तो, समझे कि नहीं? किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो भी नहीं रहेगा तो परमाणु संख्या। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है संयोजी इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। सी नंबर। न्यूक्लियस के गिर्द, गिर्द मतलब चारों तरफ, गिर्द मतलब न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन मालूम हो जाएगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन से क्या मालूम हो जाएगा? रासायनिक व्यवहार। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? सी। दो परमाणु को समस्थानिक कब कहा जाता है? उनका परमाणु क्रमांक समान हो और उसका द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ए। क्लियर? समस्थानिक परमाणु में किसकी संख्या समान नहीं होती? बताइए। समस्थानिक का परमाणु संख्या समान है तो प्रोटॉन समान होगा। अब प्रोटॉन समान है तो इलेक्ट्रॉन भी, तो भिन्न कौन होता है? हम आपको बाकायदा लिस्ट बनाकर दिखा दिए थे, चेक करके। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच जो अंतर होता है वो द्रव्यमान संख्या को लेकर होता है, और द्रव्यमान संख्या का अंतर न्यूट्रॉन की भिन्न स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं?
हाँ, द्रव्यमान संख्या में भिन्न होते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या में भी भिन्न होते हैं। समस्थानिक जिन दो गुणों को लेकर भिन्न होते हैं वो है द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। समस्थानिक नाभिक वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। क्या इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? कैसे सवाल? समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है और समस्थानिक में परमाणु संख्या तभी समान होगा जब क्या समान होगा? नेक्स्ट, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है। सही कौन है? एक और सही कौन है? नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समस्थानिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। सही है। संभारिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? प्रोटॉन की संख्या समस्थानिक में समान होता है, संभारिक में ना तो प्रोटॉन समान होता है, ना इलेक्ट्रॉन समान होता है, ना ही न्यूट्रॉन समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है किंतु परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या समान है तो क्या होगा? संभारिक। संभारिक नहीं है। कौन नहीं है संभारिक? देखिए, क्रोमियम, लोहा, कैडमियम, टीन। सी भी समान नहीं है और डी भी समान नहीं है। कौन सा संभारिक नहीं है? देखे, और देखिए सी और डी दोनों ही संभारिक नहीं है। संभारिक में द्रव्यमान संख्या यानी ऊपर वाला क्या होना चाहिए? समान होनी चाहिए। ऊपर वाला क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब देखिए ये किसका उदाहरण है? 8 8 8। तो परमाणु संख्या समान है तो ये समस्थानिक। परमाणु संख्या समान है तो हाइड्रोजन के समस्थानिक संख्या 3। सार्वधिक संख्या में समस्थानिक किसके होते हैं? पोलेनियम के। पोलेनियम के कुल 27 समस्थानिक होते हैं। पोलेनियम के कुल कितने? 27 समस्थानिक होते हैं। समान परमाणु संख्या, समान परमाणु संख्या होगा तो वो क्या होगा? समस्थानिक ही होगा। परमाणु संख्या समान है तो समस्थानिक होगा। विभिन्न तत्व के वे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो न्यूट्रॉन की संख्या सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन की संख्या नेक्स्ट, सम न्यूट्रॉनिक वे हैं जिनमें सम न्यूट्रॉनिक वे हैं जिनमें परमाणु क्रमांक परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या, हाँ, सम न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? द्रव्यमान संख्या भी अलग हो, परमाणु संख्या भी अलग हो, लेकिन अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सम न्यूट्रॉनिक है? सब का सब। सब में एक बार चेक कर लीजिए, सब में न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों में भी न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इन दोनों में भी न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इन दोनों में भी न्यूट्रॉन की संख्या समान है। वैसे 86 87 36 37 7 8 3 4 31 32 15 16 एकदम न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा। आइसोटोन यानी समान संख्या में न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न सही है। समस्थानिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न, गलत। समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते। समस्थानिकों के नाभिकीय गुण समान हो, नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं, सही है। समस्थानिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो समस्थानिक में प्रोटॉन ही बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। तो समस्थानिक परमाणु में नाभिकीय गुण समान नहीं होते हैं, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों समान समान नहीं होते हैं। अब भिन्न भिन्न होते हैं तो सही है, भिन्न भिन्न होते हैं तो ये सही है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या समान होता है संभारिक कहलाता है। बिल्कुल सही है। तो गलत कौन है? समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं? नेक्स्ट, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो ये सम न्यूट्रॉनिक होगा, सम न्यूट्रॉनिक होगा। न्यूट्रॉन की संख्या समान है, सम न्यूट्रॉनिक है। फास्फोरस सिलिकॉन है, देखिए तो 15 14, ये सम न्यूट्रॉनिक। ये क्या होगा दोस्तों? सम न्यूट्रॉनिक। अरे देखिए सोरा, अभी हल्ला कर रहा था सोरा।
अरे हल्ला मत करिए। संभारिक तत्वों के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न। अभी सुस्त नहीं पड़ी, अब एक क्वेश्चन है समझने वाला, ठीक है ना। हल्का क्वेश्चन में सब फुदक रहे थे। हाँ पढ़िए, संभारिक तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही है। संभारिक में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ भिन्न भिन्न। संभारिक तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्याओं का योगफल समान होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल क्या कहलाता है। और हम जानते हैं कि संभारिक के द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, इसलिए दोनों कथन क्या है। नेक्स्ट, कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में। चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए या पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए, पृथ्वी की आयु पूछेगा या चट्टान की आयु पूछेगा तो यूरेनियम, जीवाश्म में पूछेगा तो कार्बन। जीवाश्म में पूछ रहा, जीवाश्म का उम्र कार्बन। कैंसर, कैंसर देगा तो कोबाल्ट, कोई भी कैंसर हो कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 से गामा किरणें निकलती है जो कैंसर वाले कोशिका को नष्ट कर देता है, जो कैंसर वाले कोशिका को। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए सोडियम 24, ये सोडियम का द्रव्यमान संख्या है। अब कहिए सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 होता है, लेकिन ये सोडियम नहीं है, सोडियम का समस्थानिक है, ये सोडियम का गैंगारो आयोडीन। ट्यूमर, ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 60 नहीं होता है, 60 कोबाल्ट होता है। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक। Al3 प्लस F माइनस के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। Al3 प्लस में 13 माइनस 3 कितना है, और फ्लोरीन माइनस में 9 प्लस 1 कितना है। फ्लोरीन में 1 माइनस है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, 9, क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9। तो एल्युमिनियम 3 प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन, F माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन। पता लगाइए तो कौन सम इलेक्ट्रॉनिक है। कौन है, डी। कैल्शियम का 20 ना, कैल्शियम 20 से 2 गया 18, और सल्फर 16 में 2 आया 18, सही है। नेक्स्ट, एक तत्व समस्थानिक, समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, अलग अलग, सही है ना, क्योंकि समस्थानिक समान यौगिक गुण नहीं होता है, समान भौतिक गुण होगा यहां पर। कौन सा, एक न्यूक्लियन नहीं, इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियन नहीं है और पॉजिट्रॉन भी न्यूक्लियन। न्यूक्लियन के अंतर्गत कौन कौन आता है, प्रोटॉन और न्यूक्लियन के अंतर्गत कौन कौन आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां पर दोनों होगा, इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियन नहीं है, पॉजिट्रॉन भी न्यूक्लियन, बी सी डी दोनों होगा। क्वांटम संख्या जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन कक्षा की औसत दूरी, हाँ, कक्षा की बात होगी तो मुख्य क्वांटम संख्या, उपकक्षा की बात होगी तो एजीमुथल यानी दिगंशी, ऑर्बिटल की बात होगी तो मैग्नेटिक, चक्रण की बात होगी तो। कक्षा की परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कारण उत्पन्न ऊर्जा की माप किससे की जाती है, दिगंशी से। कोणीय संवेग के कारण उत्पन्न ऊर्जा की माप किससे की जाती है, दिगंशी क्वांटम संख्या से। कक्षा में अंत अभिविन्यास की जब बात होगी तो आंसर क्या होगा, अभिविन्यास यानी 3 डायमेंशनल ऑर्बिटल के बारे में चुंबकीय क्वांटम संख्या बताता है। जीमैन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट की जानकारी भी कौन देती है। अब जीमैन इफेक्ट जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखा से संबंधित है दोस्तों। तो आप सिर्फ याद रखिएगा इस प्रश्न में कि जीमैन इफेक्ट की व्याख्या किस क्वांटम नंबर से होता है, चुंबकीय क्वांटम नंबर से। याद रहेगा ना, क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, ये नहीं घुमा के पूछेगा। अब जीमैन इफेक्ट का जो अगर वर्गीकरण देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखा को पढ़ना पड़ेगा।
तो उतना हम कहे जाएंगे। आप याद रखिए, जीवन इफेक्ट कौन क्वांटम नंबर से क्लासिफाई होता है? चुंबकीय क्वांटम की संख्या किससे है? अभिविन्यास से है। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षाओं की ऊर्जा तथा आकार बताता है, सही है। दिगंशी क्वांटम संख्या उपकक्षा, सही है। और चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकक्षाओं की दिशा बताती है, ये भी सही है। तीनों कथन क्या है? दिगंशी क्वांटम संख्या उपकक्षा का रूप बताता है कि एस है कि पी है कि डी है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकक्षा का दिशा बताता है। एम सेल में कौन सब सेल उपस्थित नहीं हो सकते हैं? के एल एम, तीन उपकक्षा, तो एस पी डी एफ नहीं हो सकता है। एम सेल में एफ हो सकता है? एम सेल में तीन ही सब सेल हो सकते हैं, एस पी और एस ऑर्बिटल की आकृति गोलाकार। के सेल की ऊर्जा न्यूनतम होती है, सही है। एफ सेल की ऊर्जा महत्तम होती है। सब सेल का भी ऊर्जा स्तर पता है ना, एस पी डी एफ। सेल का तो पता ही है, के एल एम एन। कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? पी। पी में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? पी में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। पी उपसेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल 3, क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का आधा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। दिगंशी क्वांटम संख्या का संबंध कक्षकों का कोणीय संवेग से है। कक्षकों का कोणीय, एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता। ये किसका कथन है? पाउली का कथन है। किसका कथन है? पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से कौन से निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? सभी ना, 3 ही निष्कर्ष प्राप्त होते हैं जो बताए हुए थे। तीनों निष्कर्ष एबीसी में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्ष, ये हुंड का नियम है। किसका नियम है? हुंड का। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के पथ के लिए दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं की कल्पना करते हुए बोर सिद्धांत में सुधार किया था? सोमरफील्ड ने। ठीक है ना। नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल में आगे चलकर कुछ गलतियां पकड़ी थी सोमरफील्ड ने, और उसमें उसको सुधार किया था। मुख्य क्वांटम संख्या का संबंध है सबसेल के साइज से। हाँ, सबसेल के साइज से, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या सेल को बताता है, और सेल का पता लग जाएगा तो सबसेल की भी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या पर ही डिपेंडेंट है दिगंशी क्वांटम संख्या, है कि ना है? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कण की स्थिति और वेग एक साथ निर्धारण नहीं कर जा सकता है। ये किसका रूल है? हाइजेनबर्ग का। नेक्स्ट, सब सेलों में इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश किसके नियम से होता है? अफबाउ सिद्धांत से होता है। अफबाउ सिद्धांत से। जिस सबसेल के लिए n+1 का मान न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करते हैं। जब 2 सबसेलों के लिए n+1 का मान एक ही रहता है, तब इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में प्रवेश करेंगे जिसके लिए n का मान कम हो। अफबाउ सिद्धांत के अनुकूल दोनों ने है। वैसे भी अफबाउ दो ये बात बताया था, दोनों ही बात कथन 1 और 2 में है, तो अफबाउ सिद्धांत के अनुसार दोनों कथन अनुकूल है। नेक्स्ट, एक परमाणु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम अफबाउ सिद्धांत, हुंड के नियम और पॉली के अपवर्जन तीनों के सिद्धांत पर लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बताना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था अफबाउ से भी पता चलता है, हुंड से भी पता चलता है, पॉली के अपवर्जन नियम से भी पता चलता है। इसलिए इसका आंसर डी होगा। संभव नहीं है। अच्छा देखिए, पहला कक्षा में 1 सबसेल हो सकता है, दूसरा कक्षा में 2 सबसेल हो सकता है, और दूसरा कक्षा में डी हो सकता है। बताइए, दूसरा कक्षा में 2 सबसेल होगा, एस और डी में देखिए दूसरा कक्षा में डी दे दिया। डी संभव है? ये गलत है, ये संभव नहीं है। पैलेडियम का परमाणु संख्या 46 गणीय, क्रिप्टोन में 36 10। देखिए डी में 8 नहीं होगा, या तो 5 होगा या 10 होगा। देखिए यहां पर भी 36 10 46 हो रहा है, लेकिन डी में 8 नहीं होगा, डी में या तो 10 होगा या डी में 5 होगा। 9 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। सही कौन है? क्रिप्टोन में कितना इलेक्ट्रॉन? 36 36 10 46 ही पैलेडियम का परमाणु संख्या है।
2 10 10 10 10 10 10 10 इलेक्ट्रॉन नियोन में है और सोडियम प्लस में है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और सोडियम प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, यानी कितना? तो ये 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन नियोन में भी है और सोडियम प्लस में भी है। 19 गणीय तो किसमें है? हीलियम तो नहीं होगा। 2 1 3 है, 2 2 4 18 1 10 1 11 18 1 19। सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन त्याग करके बनाते हैं। सोडियम आयन का 2 8। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 10, क्योंकि सोडियम एक के इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सोडियम प्लस बनाता है। क्लोरीन आयन, अब देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 2 8, लेकिन ये आयन बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो ये 2 8 8 हो जाएगा। 2 8 देखिए, 1 मिनट। क्लोरीन अधातु है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आयन बनाते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयन, क्लोरीन अधातु ये ग्रहण करके आयन बनाता है। तो अगर क्लोरीन आयन पूछ रहा है तो क्लोरीन का तो 2 8 7, लेकिन ये आयन बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 18। 18 का इलेक्ट्रॉनिक बना 2 8, यहां लगाइए ना 8, आंसर मारिए क्या? बी। छूट गया है वहां पे, हमको पता है ना। समझे कि नहीं समझे? यहां 2 8 6 नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन अधातु है और आपको पता होनी चाहिए अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाएगा आयन। तो इसीलिए 136 में 136 के ऑप्शन बी में सुधार कर लेंगे। कर लिए? इलेक्ट्रॉनिक 13 तो 2 8 8 2 10 3, ये होगा नहीं, ये होगा, क्योंकि तीसरा कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 20 2 8 8 8 2 10 8 18 2 20। अब लिखिएगा इसका 1:2 करके तो निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ सिद्धांत के अनुसार नहीं होता। अफबाउ सिद्धांत के अपवाद बताए थे। यहां क्रोमियम की जगह क्या लिखिए? कॉपर। 29 कॉपर का होता है, क्रोमियम कॉपर चांदी। नाभिक का साइज 10 के पावर -15 मीटर होता है। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 क्या करना पड़ता है? गुना। तो गुना करिएगा तो 10 के पावर 1 मिनट। नाभिक का साइज होता है 10 के पावर -15 मीटर। अब मीटर, यहां मीटर में तो दिया नहीं है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 क्या करते हैं? 100 से गुना करिएगा 10 के पावर 13 होगा। तो लगभग में यही आंसर देंगे, बी देंगे। लेकिन सेंटीमीटर में कितना आ रहा है दोस्तों? 13 आ रहा है। नहीं, ऑप्शन यही है, एग्जाम में पूछा होता लगभग 10 के पावर -12 सेंटीमीटर, लगभग। लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया है, आंख मूंद कर मारिएगा तो ये मार कर निकल जाइएगा ना जी। नेक्स्ट, सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 10। सोडियम 11 2 8 1। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रेस्ट इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, तो रेस्ट कितना है? 10। एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, क्योंकि एल्युमिनियम का 2 8 3। तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में कितना है? तो एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 और कोर इलेक्ट्रॉन कितना? 10। 2 4 10 2 12 6 18 10 28। कॉपर में 29 होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो क्या बना लेगा? तो 28 इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस में होगा, क्योंकि कॉपर में इलेक्ट्रॉन कितना? 29, क्योंकि कॉपर का परमाणु संख्या 29 होता है। देखिए सो रहे हैं, 9 बजे सो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम किस में जाएगा? एस में। और सेल में सर्वप्रथम किस में जाएगा? के में। 2 2 4 10 1 11 11। नियोन 10 1 11। क्लोरीन आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। क्लोरीन आयन के बारे में बताए थे ना? क्लोरीन आयन के बारे में बताए थे ना? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 पूरा कर लेगा। नेक्स्ट,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 10 7 14 14 किसका? सिलिकॉन का। क्लोरीन 17, सोडियम 11, सल्फर 16। M प्लस प्लस 8 2 10 20 24 24 इलेक्ट्रॉन है तथा परमाणु भार 56 है। अब देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 24। जब M 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इलेक्ट्रॉन कितना है? यानी उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन कितना? अब उदासीन अवस्था में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही। तो M में प्रोटॉन कितना है? अब परमाणु भार कितना? अब परमाणु भार जितना उतना ही द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु भार 56 है तो द्रव्यमान संख्या भी 56। और द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 56, प्रोटॉन बराबर 26, तो न्यूट्रॉन बराबर 56 माइनस कितना आ रहा है? 30। सवाल को समझे। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो तब इलेक्ट्रॉन कितना है? यानी उदासीन अवस्था में कितना? उदासीन अवस्था में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही। तो प्रोटॉन M में कितना? 26। अब इसका परमाणु भार कितना? जितना परमाणु भार होता है उतना ही द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या भी 56। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर 56, प्रोटॉन 26 तो न्यूट्रॉन 30। समझे सवाल को? क्या समझे कि नहीं सवाल को? सोडियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। सोडियम का 11 जी, 2 8 1। एल्युमिनियम 13, एल्युमिनियम 13 तो 2 8 3। अब फास्फोरस 15, 2 8 5 और क्लोरीन 17, 2 8। तो बिल्कुल अंतिम कक्षा के बाद 10 10 10 10। तो पहला कथन क्या है? सब में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? सोडियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 3, सोडियम में 1, फास्फोरस में 5 और क्लोरीन में तो केवल 1 सही है, 2 क्या है? गलत है। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2, इसमें संयोजी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? 2। क्लियर? चलिए दोस्तों क्लियर हो गया। अगले क्लास में हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर सब ले लीजिएगा।